नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश में नुकसान हो रहा है तो आपका प्लान क्या होना चाहिए? प्रॉफिट बुक करें या फिर बने रहें? बाजार के मूड के हिसाब से क्या आप भी निवेश करते हैं? तो समझ जाइए कि आपको निवेश की स्ट्रैटेजी कैसे और कब बनाने की जरूरत है। हमारे साथ आज खास मेहमान है। सबसे पहले एक्सपर्ट का परिचय करा दें। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम आज के शो में। और लोगों का अनिश्चित बाजार में यही सवाल होता है कि हमारे निवेश में नुकसान हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या निकल जाएं फंड से, या फिर बने रहें, बाजार के चढ़ने का इंतजार करें, या फिर एक नया निवेश शुरू करें? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपके जरिए आज दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। और सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि आखिरकार अभी जो हम बाजार में एक उतार चढ़ाव भरा माहौल देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी किसी की क्या रहनी चाहिए ऐसे जब कभी भी माहौल बाजार का बनता है कि हाँ, कभी नरम है तो कभी गर्म है, तो निवेशकों को करना क्या चाहिए उस समय? आई थिंक स्वाति, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं मार्केट वॉलेटिलिटी की, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आई थिंक सबसे पहले तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी फंड्स में या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वॉलेटिलिटी जो है स्टॉक मार्केट में एक नेचुरल फिनोमिना है, और वो समय समय पे अलग कारण से होती है। उसके कारण जो है जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हम यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे हैं, या फिर वो इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, या वो पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं। किसी भी कारण से समय समय पे मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। अब सवाल ये होता है कि जब मार्केट वॉलेटिलिटी आती है तो हमें क्या करना चाहिए। हमने ये देखा है कि इस वॉलेटिलिटी के बावजूद ओवर ए लॉन्गर टर्म इक्विटी में पोटेंशियल है कि वो आपको बाकी एसेट क्लासेस से बेहतर रिटर्न दे। उसका कारण है, देखिए, आपकी प्राइमरीली दो जगह पे इन्वेस्टमेंट होती है, एक डेट और एक इक्विटी। जब डेट में आप इन्वेस्ट होती है एक डेट और एक इक्विटी। जब डेट में आप इन्वेस्ट करते हो डिवेंचर्स में या फिक्स डिपॉजिट में, तो एक तरीके से आप पैसा लेंड कर रहे हो, पैसा किसी को उधार दे रहे हो। और पैसा उधार करके कभी भी आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए बिजनेस को ओन करना पड़ेगा। वो आपको एक मदद मिलती है इक्विटी के द्वारा। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उन स्टॉक को ओन करते हो, और स्टॉक का मतलब है बिजनेस को ओन करते हो। तो ये समझने की जरूरत है कि आपकी जो सोच है वो एक बिजनेस ओनर के जैसे होनी चाहिए, ना कि एक लेंडर के जैसे। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि वॉलेटिलिटी समय समय पे आएगी। हमें यह समझना है कि हमें इक्विटी के जो पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में, उसमें फेथ करना होगा। और दूसरी बात, फॉर्चुनेटली कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको अगर आप अपनाएं तो उससे आप लॉन्ग टर्म में इस वॉलेटिलिटी को ना ही सिर्फ झेल पाएंगे, बल्कि इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे, और जिसको हम बोलते हैं बेनिफिट ऑफ एवरेजिंग। यानी आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते जाएंगे, लॉन्ग टर्म का एस्पेक्ट रखेंगे, तो डेफिनेटली काफी हद तक इसका असर कम होगा, और जो सही पोटेंशियल है इक्विटी का वो आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि एक क्लियर अपने सामने रास्ता तैयार रखिए कि आपको अपने निवेश से चाहिए क्या, और उसे डगमगाना नहीं है। बाजार चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और खासतौर पर लॉन्ग टर्म में इक्विटी तो हमेशा से ही बहुत कम अफेक्टेड रहा है किसी भी ऐसे छोटे बदलाव के चलते। अब इसमें जो निवेश अवधि है हेमंत जी, वो कितनी ज्यादा मैटर करती है यहाँ पर? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मानिए हमने रिटायरमेंट का गोल रखा है यहाँ पर 25 साल का, और इस दौरान बीच में बाजार के उतार चढ़ाव के कई दौर आए, जो जितने जैसे हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, और अचानक से सोचा कि अरे अभी ये हाल है तो 25 साल तक क्या होगा हमारे निवेश का। तो टाइम होराइजन पर भी डटे रहना, मतलब अपनी निवेश अवधि के हिसाब से अपने लक्ष्य पर बने रहना, ये कितना बड़ा एक रूल है किसी भी बाजार के अनिश्चितता में? आई थिंक मैं कहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। एक तो ये कि आपका एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप का मतलब ये है कि आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, यानी आप अपने पैसे से क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आपके गोल्स हैं, आप उनको डिफाइन करते हो। लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म के गोल्स डिफाइन करते हो। और सबसे बड़ा फायदा यह कि जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक समय देते हो कि मेरी रिटायरमेंट कितने साल बाद होगी, मेरे बच्चों की एजुकेशन कितने साल बाद होगी, अगर मुझे घर खरीदना तो कितना समय मिलेगा। तो आप एक टाइम होराइजन देते हो। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो
कहीं ना कहीं आपको मदद करता है ये डिसाइड करने में कि आपकी एसेट एलोकेशन क्या हो। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है, आप किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट क्लासेस, चाहे वो डेट हो या इक्विटी हो या गोल्ड हो, उसमें आप उसको डिवाइड करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं, आपके रिटायरमेंट के गोल्स हो गए या बच्चों के एजुकेशन के गोल्स हैं, वहां पे प्राइमरीली आपकी इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी में है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप मेंटली तैयार हो कि मुझे ये पैसा अगले 15, 20 या 25 साल तक इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम होराइजन क्लियरली डिफाइंड होने से आपको घबराहट नहीं होगी, घबराहट डेफिनेटली होगी, क्योंकि एक नेचुरल सी चीज है, आपकी मेहनत की कमाई है, आपके गोल्स उस से लिंक्ड है। लेकिन आपके पास, क्योंकि आप मेंटली तैयार हैं, आपको ये कंफर्ट है कि मेरे पास समय है इतना, तो उससे क्या होगा कि आप एक तो घबराएंगे नहीं, कुछ हैपहेजेडली कोई डिसीजन नहीं लेंगे, मार्केट से बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरी बात, अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, रेगुलरली इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या होगा, जैसे मैंने पहले कहा था, एक तो घबराहट कम होगी, दूसरा आप नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करते जाएंगे एक डिसिप्लिन तरीके से, जो एक आम इन्वेस्टर करने में घबराता है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी एवरेजिंग का फायदा क्या होगा, मतलब आप जब नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे जाएगी। जब भी मार्केट में टर्न अराउंड आएगा, सबसे पहले आपको फायदा होगा, क्योंकि आप इस वॉलेटाइल पीरियड के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहे। तो आई थिंक टाइम हैराजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसको समझना होगा, क्लियरली डिफाइन करना होगा और उस पर कमिटेड रहना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी रिटायरमेंट अगर 20 साल दूर है और आज अगर आपको मार्केट वॉलेटाइल दिख रही है तो आप वहां से निकल जाएंगे। ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, और इनफैक्ट डेफिनेटली होता है, कि आपके जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं लॉन्ग टर्म के, वहां पे आपको कंप्रोमाइज करना होगा। तो टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार आपने लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में लगाया तो उससे कमिटेड रहिए। आप देखेंगे कि ना ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उसका इंपैक्ट कम होगा वॉलेटिलिटी का, बल्कि ये आपके लिए फायदेमंद होगी। हेमंत जी, एक और बात समझना चाहेंगे कि ऐसे समय पर पोर्टफोलियो में बदलाव कितना और कब होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो बाजार में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो क्यों ना पोर्टफोलियो में भी कुछ रीबैलेंसिंग कर ली जाए। तो रीबैलेंसिंग एक ऐसा टूल है जिसमें हम कई बार अननेसेसरीली उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हर बार पे पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूं कि एक तो बहुत सारे बदलावों का नुकसान, और बिल्कुल भी बदलाव न करना, उसका क्या नुकसान है, और कितना बदलाव करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है काफी इन्वेस्टर्स स्ट्रगल करते हैं जब इस इशू पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना चाहिए कि नहीं, और करना है तो कब करना और कैसे करना है। देखिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो आपको मार्केट के मूड के हिसाब से नहीं करना है, वो आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। यानी आपकी एक सेल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो कब होगा, तब मान लीजिए आपके कुछ पर्सनल सिचुएशन में कोई फर्क आ गया हो, या फिर आप, जैसे आपने गोल डिफाइन किया 10 साल का, और आपके पास सिर्फ 1 या 2 साल बचे हों, तो आप चाहते हैं कि आपके जो गेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, तब आप रीबैलेंस करते हो। और कभी कभी आप रीबैलेंस करते हो विद इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। मतलब मार्केट सेगमेंट 3 है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप यू गेट कैरिड अवे और आप बहुत ही एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना लिया, आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है मिड कैप स्मॉल कैप में कर ली, और जब ऐसा कुछ मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो मे बी उस समय पे विद इन इक्विटी अगर आपको सेगमेंट वाइज थोड़ा सा रीबैलेंस करना तो वो आप कर सकते हो, ये देख के कि आपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एग्रेसिव बनाया। लेकिन जहां तक इक्विटी एज एन एसेट क्लास का सवाल है, वो चेंजेस तभी करने हैं जो मैंने आपको सिचुएशन बताई। एक तो ये कि आपका गोल कंप्लीट हो रहा हो, उसमें कुछ समय बचा हो, या फिर आपकी कोई पर्सनल सिचुएशन बदली हो। अगर आपने क्लियरली, जैसा मैंने पहले भी कहा, टाइम होराइजन आपने डिफाइन किया है और आपको पता है कि जो आपने किया है वो बिल्कुल सही है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट मूड के हिसाब से कोई भी पोर्टफोलियो में बदलाव करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को गंवा देंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसा मैंने कहा, मार्केट उतार चढ़ाव देखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, तभी तो इस लेवल पे पहुंचा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है मार्केट में अच्छे गेन्स बनाने की, उसको आप गंवा देंगे। ओके, तो ये हमने बात की, जब बाजार में उथल पुथल हो तो आप अपने निवेश का क्या करें। कुछ कॉलर से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल क्या है। और पहले कॉलर झारखंड से अजीत कुमार साहब हमारे साथ हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ा सवाल हमसे जानना चाह रहे थे, जिसमें आपके कुछ फंड्स में SIPs भी अभी चल रही हैं। हाँ, थोड़ा सा बताएंगे क्या अभी
परेशानी पेश आ रही है आपको अपने इस इन्वेस्टमेंट में? जैसे मैं ये SBI स्मॉल कैप में 3500 रुपए का इन्वेस्ट करता हूँ। हेलो। ओके। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? सवाल बोलते जाइए अपना। जी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। कोई नहीं, आप सवाल पूछिए, हम सुन पा रहे हैं। जी तो SBI स्मॉल कैप में 3500 का है और एक्सिस ब्लू चिप में 1500, एक्सिस मिड कैप में 2000 का और ये केनरा रेडरोको में 1500, प्राग तारीख फ्लेक्सी कैप में 1000 का SIP चल रहा है अभी। तो पिछले मतलब ये स्मॉल कैप में और एक्सिस मिड कैप एक और है मेरे SST इमर्जिंग ब्लू चिप में 2000 का। 3 फंड में 2 साल से मेरा चल रहा है। तो इसमें अभी देख रहे हैं कि सारा मतलब निगेटिव ही रिटर्न दे रहा है। ओके। कितने समय से आप इन फंड्स में निवेश कर रहे हैं अजीत जी? ये SBI में 3 साल हो गया और ये एक्सिस ब्लू चिप में भी 3 साल हो गया और एक्सिस मिड कैप में 2 साल और मेरे इमर्जिंग में 2 साल। तो बाकी जो है अभी ये तो 4 माह से स्टार्ट किए हैं। टोटल 11.5 मतलब ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपका 2 से 3 साल का पुराना निवेश है जिसमें आप कह रहे हैं कि मुझे तो नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, करूं क्या? रिटायरमेंट पर हेमंत जी इन्हें 2 करोड़ रुपए चाहिए, 33 साल इनकी उम्र है और ये अपना नुकसान से काफी ज्यादा परेशान है, जो कि शायद हम थोड़ा बहुत अपने डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं कि निवेश में नुकसान तो प्लान होना क्या चाहिए। क्या इनका ये नुकसान वाजिब है? अभी इनकी जो टेंशन है मतलब वो वाजिब है अपने नुकसान को लेकर? देखिए स्वाति, मैं टेंशन तो समझ सकता हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू नीचे है, लेकिन ये कितना जस्टिफाइड है? आई थिंक जैसा हमने पहले भी बात की, मैं फिर से यहाँ पे कहूंगा, इनका जो एवरेज टाइम पीरियड जो अभी तक जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो करीब 2 साल है और क्योंकि SIP से इन्वेस्ट करें तो उनका होल्डिंग पीरियड सिर्फ अभी तक 1 साल है। इनकी रिटायरमेंट के लिए इनको कॉर्पस चाहिए 2 करोड़ का, 25 साल का समय है इनके पास। इनकी उम्र 33 ईयर्स है। 25 साल, जैसा मैंने पहले भी कहा था, 25 साल का इनके पास समय है। आज की घबराहट, आज की वॉलेटिलिटी से घबराना बिल्कुल भी इनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा इनको मौका मिल रहा है शुरुआत में ही कि वो मार्केट के काफी लोअर लेवल पे इन्वेस्ट करें और उसका जो फायदा इनको आगे जाके देखने को मिलेगा जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता। अगर ये वॉलेटाइल पीरियड है, उससे पहले हमने बहुत अच्छा समय भी देखा था और आगे जाके फिर से देखेंगे। हाँ, वो कब से शुरू होगा वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा डेफिनेटली होगा। तो आई थिंक इनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इनको अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। 25 साल का समय है इनके पास। और जहां तक इनके फंड्स की बात है, मैं कह दूं कि इनके पास करीब 6 फंड हैं, शायद 11,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो अगर ये कंसोलिडेट कर लें तो ये बेहतर रहेगा। इनके पास 2 ब्लू चिप फंड है, एक्सेस और कैनरा रेबेको, उसमें से एक रखें और दोनों को अगर ये कंबाइन कर दें 3,000 पे तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा, इनका जो एलोकेशन है मिड कैप और स्मॉल कैप में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कभी कभी अपना पोर्टफोलियो थोड़ा एग्रेसिव बनाते हैं। करीब 45% पैसा जो है इन 2 सेगमेंट में है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा वहां से कम करके अगर ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो एक तो पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट होगा, फंड दो फंड कम होंगे और कहीं ना कहीं इनको पोर्टफोलियो मॉनिटर करने में आसानी होगी। अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं 25 साल तक मार्केट से बिना घबराए हुए, उनका जो लक्ष्य है 2 करोड़ का वो डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे करीब 12% का एक एनुअलाइज रिटर्न मान के चल रहा हूँ, जबकि मुझे लगता है कि 25 साल अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपकी रिटर्न इससे डेफिनेटली बेहतर हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि इनको इस समय मार्केट पे ध्यान रखना है, उससे घबराना नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। इनके पास बहुत लंबा समय है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए और सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जितना लंबा समय देंगे उतना ही उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा और उतना ही इक्विटी का जो ट्रू पोटेंशियल है उसका फायदा होगा। तो बिल्कुल बने रहिए, पोर्टफोलियो थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए और कोई कारण नहीं है कि अपने लक्ष्य तक आप ना पहुंच पाए। बिल्कुल अजीत जी, सिर्फ 33 साल की उम्र में आपको कम से कम लॉन्ग टर्म अपने गोल को लेकर
बाजार के उतार चढ़ाव जो कि सिक्लिकल होते रहते हैं, मतलब कि समय समय पर होते रहते हैं अलग अलग कारणों से, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेमंत जी जैसे बता रहे हैं, जो बदलाव आपको करने हैं उनका ध्यान जरूर रखिएगा और निवेश पर बने रहें। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर से हम बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आप देख रहे हैं हमारा ये शो और हम बात कर रहे हैं कि अनिश्चित बाजार में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखने की जरूरत है। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी हैं, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से। एक कॉलर से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है उनका सवाल। हैदराबाद से भगवंत सिंह हमारे साथ है। भगवंत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े हुए सवाल को हमसे जानना चाह रहे थे और कुछ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है आपका और कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं 2039 में मेरा रिटायरमेंट है और अभी मेरे पास 17 साल है लगभग। तो मैं उस टाइम चाहता हूँ कि मेरे को 1 करोड़ रुपए का लमसम मिले और मैं 20,000 तक का SIP कर सकता हूँ। तो वो कौन सा फंड है जिसमें मैं 20,000 का SIP करके 1 करोड़ रुपया तब तक इकट्ठा कर सकता हूँ? उसके अलावा मेरे पास अब मेरा GPF और PPF में भी मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो चल रहा है। 30,000 के GPF में है और लगभग 1.5 लाख रुपया हर साल PPF में मेरा कर रहा है मैडम। ओके, तो आप कह रहे हैं 20,000 रुपए निवेश आप कर सकते हैं और 17 साल में आपका रिटायरमेंट प्लान जिसमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। थोड़ा हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आपने दिया था 10,000 का दिया था, बट स्टिल हेमंत जी आप अगर अपडेट करें कि अगर 20,000 रुपए ने निवेश करने हो फंड्स में अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आफ्टर 17 ईयर्स, कौन से फंड में आप इन्हें निवेश का सुझाव देंगे और क्या स्ट्रैटेजी ये रखें? पहले स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। यहाँ पे भगवंत जी का अभी जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, उन्होंने कहा कि प्रोविडेंट फंड में है और PPF में है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जहां पे उनको फिक्स रिटर्न मिलेगा और वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट होगा उनके पोर्टफोलियो का और होना भी चाहिए। अब क्योंकि ये इस पोजीशन में है कि अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, 17 ईयर्स का इनके पास समय है और जैसा इन्होंने कहा कि 20,000 रुपये वो हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी इनका काफी पैसा जो है GPF या फिर जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है इस तरह के ऑप्शन में जा रहा है, तो ये एक इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो बनाए क्योंकि काफी लंबा समय है इनके पास और जैसे हमने पहले भी बात की शो में कि इस तरह का पोटेंशियल है इक्विटी में कि वो काफी अच्छे रिटर्न इनको यहाँ से मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड ये इस डिसिप्लिन को रखें और कंटिन्यू करें अपने प्रोसेस को। तो ये क्योंकि 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मे बी वो 4 फंड ले, क्योंकि पोर्टफोलियो में एक तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फंड्स कैसे हो, दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट, लार्ज, मिड और स्मॉल, उसमें हमेशा थोड़ा सा बायस जो है वो लार्ज कैप पे रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। तो मैं 4 फंड आपको बता देता हूँ। एक तो UTI का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसा कि नाम से पता चलता है क्रॉस तीनों मार्केट कैप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। SBI फोकस फंड एक फोकस फंड है, यानी एक कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं बट अगेन बायस जो है वो लार्ज कैप पे है। और एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और एक और लार्ज एंड मिड कैप जैसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। और इन चारों में अगर आप चाहें तो 5,000 ईच अगर आप इन्वेस्ट करें और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, और जैसा अगर आपका गोल 1 करोड़ का तो उसको आराम से आप उसको अचीव कर पाएंगे, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, इंपॉर्टेंट ये होगा कि पोर्टफोलियो को थोड़ा मॉनिटर करते रहिए। याद रखिए ये जो फंड है यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको अगले 17 ईयर्स तक इसी फंड में बने रहना है, आपको इक्विटी में बने रहना है। फंड्स अगर जरूरत पड़े आगे जाके बदलाव करने की तो डेफिनेटली हेजिटेट मत कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में कभी भी बदलाव मत कीजिए। ओके, चलिए भगवंत जी, आपको राय मिल गई अपने पोर्टफोलियो पर। 20,000 रुपए अतिरिक्त निवेश आपको कहां करना है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं ओडिशा से, झासकेतन पसायत। बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने शो में। आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ALSS फंड है उसमें निवेश करें, क्या जानना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से इस फंड के बारे में? हाँ मैडम, एक्चुअली क्या है, मेरा ALSS का 1 लाख का मैंने कराया था, वो अभी मैच्योर हो गया है मार्च में। तो अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो मैंने उसको नहीं निकाला। अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको मतलब मैच्योर तो हो गया है, उसको निकाल के
मैं आइदर स्टॉक में निवेश करूं उसको या फिर SIP में करूं, इसके बारे में जानना था मैडम। या फिर मार्केट अप होने के तक मैं वेट करूं। ओके, या मार्केट अप होने का वेट करें। तो मौजूदा फंड से निकले, नए फंड में डालें, स्टॉक मार्केट में डालें, क्योंकि फंड की वैल्यू नीचे है इस वक्त। ELSS फंड है, इनका 3 साल का लॉक इन होता है, तो इनकी मैच्योरिटी अवधि पूरी हो गई होगी, क्योंकि टैक्स बेनिफिट भी मिलता है ELSS पर। क्या करें? जी, आई थिंक ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। एक तो ELSS एक काफी बेहतरीन ऑप्शन है टैक्स सेविंग करने के लिए अंडर सेक्शन 80C। आई थिंक इन्होंने काफी अच्छा डिसीजन लिया कि ELSS जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाया। इन्होंने मैच्योरिटी की बात की। देखिए, ELSS में लॉक इन पीरियड 3 साल का है, और ऐसा नहीं है कि कोई मैच्योरिटी है वहां पे, अगर आप चाहें तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पहले कहा कि मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली है और इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई होगी, डेफिनेटली इन लाइन विद द मार्केट फॉल, बट ये फंड काफी कंसिस्टेंट फंड रहा, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है उस पैसे की, तो आप डेफिनेटली, मुझे लगता है, उसमें आप बने रहें। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा, क्योंकि अगर आपने पहले ELSS में इन्वेस्ट किया और अभी भी आपको अगर इन्वेस्ट करना है, तो चाहे तो आप एक और फंड जैसे IDFC टैक्स एडवांटेज वो ऐड करें अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको अगर अपने किसी लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करेंगे, तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं ये ऐसा लगेगा नहीं कि 3 साल कंप्लीट हो गए, मैं इससे यहाँ से निकल जाऊं। हाँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो डेफिनेटली निकल के किसी और ऑप्शन में चले जाइए जहाँ पे, क्योंकि लॉक इन पीरियड तो आपका खत्म हो चुका है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि 3 साल कंप्लीट हो गए, और इसलिए क्योंकि मार्केट में गिरावट है और हमने गिरावट ऑलरेडी देख ली है काफी, ये भी थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है आगे जाके, लेकिन इस समय पे पैसा निकालना, वो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम क्यों निकाल रहे हैं। अगर आपकी पर्सनल सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है, फंड अच्छा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस पैसे को थोड़ा सा इस्तेमाल करके आप स्टॉक लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कंसीडर कीजिए। बट अदरवाइज, जैसे मैंने पहले भी कहा शो में, हैपहैज़र्डली कोई भी पैसा मत निकालिए, क्योंकि बने रहने से ही आपको इक्विटी मार्केट का सही तरीके से फायदा होगा। ओके, कोई फंड जैसे बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि किसी फंड में अगर निवेश करना चाहें उस पैसे को ऑल्टरनेट, तो कोई ऑल्टरनेट बताएंगे आप इनको? देखिए, अगर इनको इस साल भी पैसा इन्वेस्ट करना है और ये उन्होंने मन बना लिया कि यहाँ से निकलना है, तो उसको फिर किसी और ELSS में डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, IDFC टैक्स एडवांटेज में डाल सकते हैं। अगर इनको वहां से निकल के किसी नॉर्मल फंड में जाना है जहां पे कोई लॉक इन नहीं हो, और अगर इनको निकालना है, तो ऑब्वियसली अगर ELSS की जरूरत नहीं है, तो मैंने 3 या 4 फंड की अभी एक क्वेरी के लिए आंसर किया था मैंने, कि जैसे UTI फ्लेक्सी कैप है, SBI फोकस फंड मैंने बोला था, और 2 लार्ज एंड मिड कैप, उनमें से कोई भी 1 या 2 फंड आप ले लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जासकेतन साहब, आपको मिल गया अपने सवाल का जवाब। होपफुली आप अपने इस निवेश की गाड़ी को यूं ही अच्छे से आगे बढ़ाते रहेंगे और छोटे मोटे इन बाजार के बदलावों से न डरकर निवेश जारी रखिए। अगला सवाल मुंबई से भारती सिकदर हमें भेज रही हैं। इनकी उम्र 57 साल है, मतलब वेरी क्लोज टू रिटायरमेंट, और ये कह रही है कि इन्होंने SBI इक्विटी मल्टी कैप फंड में अभी कुछ महीने पहले मार्च एंड में 2022 में 3,50,000 रुपए निवेश किए। अब क्योंकि अभी हम जून में हैं, तो कह रही हैं कि अब फंड का जो वैल्यू है वो गिर गया है। बिल्कुल लगभग मिलता जुलता सवाल हमारे प्रीवियस व्यूअर से, हेमंत जी। लगभग 3,34,000 रुपए फंड का वैल्यू आ गया है। अभी कह रहे कि क्या करना चाहिए, अब इन्हें विड्रॉ करना चाहिए स्कीम को कि बने रहने चाहिए स्कीम को, क्योंकि ये और लॉस अभी बेयर नहीं करना चाहती हैं, और क्योंकि अभी रिटायरमेंट के करीब हैं तो वो ज्यादा चांस भी नहीं लेना चाहती। थोड़े सेफ ऑप्शंस वो आपसे जानना चाह रहे कि कौन से सेफ ऑप्शन में ये निवेश आगे जारी रखें, अगर इससे इन्हें निकलना ही है तो क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए स्वाति, ये इन्वेस्टमेंट कुछ ही महीने पहले हुई है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो प्रोफाइल है वो रिस्क प्रोफाइल अभी चेंज हो गई है। अगर कुछ महीने पहले आपने इन्वेस्ट किया और सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी अच्छा कर रहा था, आपको लगा कि अच्छा मौका है शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे बनाए, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि अपनी ये रीथिंक करें इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। और मे बी देन अगर वो बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते तो जो हाइब्रिड फंड है जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, उस तरह के फंड में जाएं ताकि उनका इक्विटी एलोकेशन जो है मार्केट लेवल के हिसाब से कम या ज्यादा होता रहे और कहीं ना कहीं उसका रिस्क भी कम होगा। लेकिन अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया विद क्लियर थिंकिंग, इवन इफ अगर आप रिटायरमेंट के नजदीक हो तो भी मत भूलिए कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको इन्फ्लेशन को बीट करना होगा। और ऐसा नहीं है कि उस समय पे आपको इन्फ्लेशन को बीट नहीं करना, क्योंकि आपके खर्चे तब भी बढ़ेंगे।
अगर आपने सोच समझ के उसको एलोकेशन किया है तो फिर मार्केट की गिरावट से घबराइए नहीं। कुछ ही महीने हुए हैं, एक नया फंड है, इसका पोर्टफोलियो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में इसमें पोटेंशियल है कि वो आपको हेल्दी रिटर्न दे। तो अगर आप बहुत क्लियर हैं या ये पहले भी कि आप इसको समय दे सकते हैं, तो फिर मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसको बदलाव करें। लेकिन अगर आपने बिना टाइम होराइजन सोचे इन्वेस्ट किया था, ये सोच के कि मार्केट का फायदा होगा, तब मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। और मैंने बताया जैसे आपकी कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड, और उनको आप कंसीडर कर सकते हो। उसमें अराउंड 35 या 40% पैसा इक्विटी में, बाकी आर्बिट्राज और डेट में जाता है। तो उसमें कुछ फंड है जैसे कोटक इक्विटी आर्बिट्राज या कोटक बैलेंस एडवांटेज या फिर निपन बैलेंस एडवांटेज, इनमें से या दोनों फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि अपना टाइम होराइजन देखिए, यहां से अगर आप समय दे सकते हैं तो डेफिनेटली बने रहिए, कि फंड से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके, चलिए भारती जी, होपफुली आप हमें सुन रही होंगी और समझ गई होंगी कि आपको क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए या बने रहना चाहिए। समझदारी है बने रहने में, क्योंकि आपका निवेश अभी काफी नया है। बहुत धन्यवाद करेंगे हेमंत जी आपका भी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। और शो रैप अप करने से पहले तरीका छोड़ जाते हैं आप सभी के लिए कि आप कैसे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बस सवाल पूरा लिखिएगा अपने फोन नंबर और प्रॉपर डिटेल्स के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।